बच्चों, आज हम संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा, नाम को संज्ञा कहा जाता है। आपका भी मन होता होगा जानने का कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस मेरे मित्र का नाम क्या है, वह कहाँ जा रहा है, वो कौन सी वस्तु खरीद कर आ रहा है, वह कौन से स्थान पर जा रहा है, यह कौन सा स्टेशन है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हमारा जानने का मन करता है। अनायास ही हमारे मन में प्रश्न उठने लगते हैं। तो इन सब प्रश्नों का जब हम जवाब देते हैं, वह कहाँ जा रहा है, वह दिल्ली जा रहा है। दिल्ली, उसका नाम क्या है, वह तो मोहन है। अरे वो तो श्याम है। अरे वो गीता जा रही है। आज शाम को तो मेरे घर में मेरा मित्र आएगा। तो घर में पूछा जाता है कौन सा मित्र आएगा, तो आप बोलेंगे कि आज तो सीता आने वाली है। तो इस तरीके से आप जिस भी जगह पर जो भी नाम लेते हैं, कोई वस्तु खाने का मन हो रहा है तो आपसे पूछा जाता है क्या खाना है, आप बोलेंगे आज तो मुझे इडली खानी है, आज तो मुझे पोहा खाना है, आज मैं चपाती खाऊंगा। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हम नाम लेते हैं, तो ये सारे नाम संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो अब आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, गुण, अवस्था आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब अगर हम इसका उदाहरण लेते हैं तो विवेकानंद, व्यक्ति, मनुष्य, कक्षा, गेहूँ, मिठास, इसमें आपके सभी शब्द आते हैं। आप व्यक्ति के बारे में ले रहे हैं, आप वस्तु के बारे में ले रहे हैं, गेहूँ हो गया, स्थान ले रहे हैं आप, प्राणी, भाव, गुण, अवस्था। अब हम इसके वाक्य जब देखेंगे तो हमें इसके बारे में और जानकारी मिलेंगी। और आप चित्र से भी समझ सकते हैं कि चित्र में भी दिखाया गया है आपको। अब वाक्यों में देखें, पहला, मोहन 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अब कौन, नाम इसमें क्या आ रहा है, मोहन, तो ये हमारा संज्ञा शब्द है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी, यहाँ भी नाम आ रहा है, प्रधानमंत्री पद का नाम है। गीता पुस्तक पढ़ती है। कौन पढ़ रही है पुस्तक, गीता, नाम आ गया यहाँ भी। गंगा भारत की प्रमुख नदी है। अब गंगा, गंगा ये भी नाम हो गया, भारत स्थान का नाम ये भी है। और नदी क्या चीज़ है, नदी किसका नाम है, नदी का नाम है गंगा। आलसी मनुष्य सदैव कष्ट पाते हैं। आलसी मनुष्य, कौन से मनुष्य, आलसी मनुष्य। तो इस तरीके से हम संज्ञा को स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, गुण, उसकी अवस्था, ये सारी चीज़ें जिसमें भी नाम का प्रयोग हो रहा है वह सभी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। संज्ञा के और भी अगर हम उदाहरण लेना चाहें स्पष्ट करने के लिए तो देखिए, भारत में बहुत से नगर और गांव हैं। इसमें संज्ञा क्या हो गई, भारत, नगर, गांव। फिर नेक्स्ट है सीता और गीता बगीचे में जा रही हैं। आप देखेंगे सीता और गीता नाम हो गए ये भी। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गांधी जी नाम हो गया, सत्य, अहिंसा भाव आ गए, पाठ ये भी नाम हो गया। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की स्मृति में ताजमहल बनवाया। शाहजहां नाम हो गया, बेगम मुमताज़ भी नाम हो गया। स्मृति किसके लिए, किसकी स्मृति, स्मृति में, याद में। ताजमहल क्या बनवाया, ताजमहल बनवाया। तो ये भी संज्ञा के अंतर्गत शब्द आ गए। अब देखिए ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द किसी ना किसी के नाम हैं। नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब देखिए इसमें वस्तुओं के नाम कौन कौन से हैं, आम और ताजमहल। फिर प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम क्या हो गया, सीता, गीता, शाहजहां, बेगम, बेगम मुमताज़ और गांधी जी। फिर गुणों या भावों के नाम, तो सत्य, अहिंसा, स्मृति। फिर स्थानों के नाम, स्थानों में क्या आ गया, भारत, बगीचा, नगर, गांव। अगर हम देखें तो संज्ञा के मुख्य भेद 3 होते हैं। हम 3 के बारे में ही पढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। इसके 5 प्रकार माने गए हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि सामान्यतः संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जबकि हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं हमारे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब सामान्य रूप से क्या किया गया है? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में रखा जाता है। इन्हें अलग से कहीं भी दर्शाया नहीं जाता। आप जब इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें 5 प्रकार बताए जाते हैं, लेकिन हिंदी की ग्रामर में इसको 3 प्रकारों में ही लिया गया है और द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक क्रिया के अंतर्गत माना गया है। इसमें आप देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में कल्पना चावला, जातिवाचक संज्ञा तो आपको फूल भी दिख रहे हैं, तितली दिख रही है, और भाववाचक में हंसने का भाव प्रकट करती हुई बच्ची। अब पहला देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों के माध्यम से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध, नाम हर जगह पर अस्तित्व में रहेगा। तो यहाँ उदाहरण देखिए शाब्दिक रूप से विवेकानंद, महात्मा गांधी, हिमालय, रामायण आदि हम बहुत से नाम ले सकते हैं अगर शब्दों में हम उदाहरण लेते हैं। इसमें भारत, चीन और स्पष्ट करना चाहें तो क्या हो गया? ये स्थान के नाम हो गए। किताब, साइकिल ये वस्तु के नाम हो गए। महात्मा गांधी, रमेश ये व्यक्ति के नाम हो गए। अब वाक्यों में रमेश बाहर खेल रहा है। कौन खेल रहा है? रमेश। तो हमारी संज्ञा क्या हो गई? व्यक्तिवाचक रमेश। गीता पुस्तक पढ़ती है। गीता पुस्तक क्या पढ़ती है? पुस्तक। तो पुस्तक नाम हो गया। तो क्या हो गया? ये हमारी संज्ञा हो गई। मैं भारत में रहता हूँ। कहाँ पर रहता है? भारत। तो स्थान का नाम हो गया ये। महाभारत एक महान ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? महाभारत। महान ग्रंथ है तो ग्रंथ का नाम क्या है? महाभारत। अमिताभ बच्चन कलाकार है। कौन कलाकार है? अमिताभ बच्चन। तो हमको नाम मिल जाता है, स्पष्ट हो जाता है इससे। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी संपूर्ण जाति अथवा वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से संपूर्ण जाति अथवा वर्ग मतलब समुदाय में है, समूह में है, जो भी हमको पूरे के पूरे समूह के बारे में पता लगता है, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो मनुष्य समूह में होते हैं, गाय, पशु, नारी आदि। अब इसी में अगर हम इसको बांट कर देखें तो मोबाइल, टीवी ये सब क्या है? बहुत से होते हैं तो वस्तु में आ गए। गांव, स्कूल एक तो होगा नहीं, बहुत होंगे तो स्थान। आदि, आदमी, जानवर तो आदमी भी बहुत से होंगे, जानवर भी बहुत से होंगे, तो ये प्राणी के अंतर्गत आ गए। अब अगर हम वाक्यों में देखते हैं तो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में कौन पढ़ते हैं? बच्चे। इनका समूह होता है। बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बच्चे? मोबाइल। तो ये भी समूह में हो गया। फूलों पर भंवरे और तितलियां मंडरा रहे हैं। तो फूलों का, भंवरों का, तितलियां ये सब हमको अनेक मिलेंगे, तो ये भी समूह में हो गए। इनकी जाति का पता लगता है हमको। गांधी जी की कुटी में ना मेज थी ना कुर्सी, तो मेज और कुर्सी इनका भी हमको समूह के बारे में पता लगता है। लेकिन गांधी जी एक ही होंगे, ठीक है, लेकिन नाम बहुत से हो सकते हैं। वाह, मोर कितना सुंदर है। मोर बहुत से हो सकते हैं, तो इनकी भी जाति का पता लगता है। तो इसलिए ये सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला है भाववाचक संज्ञा, हमारा तीसरा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, धर्म, दोष, दशा, भाव या स्थिति का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो भी हमको, आप बोलते हैं ना, एक्सप्रेशन, हमारे भाव, हंसना, रोना, दुखी होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, किसी के प्रति वात्सल्य प्रदर्शित करना, ये सारे भाव, साहसी होना,
बचपना, ये सारे भाव जो होते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे शाब्दिक अर्थ ले तो बचपन, रसीला, दया का भाव, वीरता का भाव, बुढ़ापा, सफलता, मिठास, सौंदर्य आदि, ये सारे हमारे भाव हैं। अगर वाक्यों में लेते हैं तो ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो रही है, तो थकान का भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पर। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है, हम अगर बहुत मेहनत करते हैं तो हमें सफलता मिलती है, तो भाव क्या आया? सफलता। खेतों की हरियाली और सुंदरता मन मोह लेती है। खेतों की हरियाली, हरापन भाव हो गया उसका, सुंदरता, सौंदर्य उसका, तो ये भी भाव हो गया। रीमा के दादाजी अपने बुढ़ापे से परेशान हैं, तो दादाजी क्या है? उनकी उम्र बहुत हो गई है, तो बुढ़ापा, बूढ़ा होना, ये भाव हो गया। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता जग में प्रसिद्ध है। रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी, वीरांगना थी, तो उनकी वीरता, तो भाव हो गया ये उनका वीर होना, तो ये जग में प्रसिद्ध थी। इस प्रकार हमारे ये तीनों संज्ञा के भेद जो है, जो हमारे लिए मुख्य हैं, इनको जानना और समझना आवश्यक हो जाता है। तो पहला हमारा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जिसके अंदर द्रव्यवाचक और समुदायवाचक को सम्मिलित किया गया है, और तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो इसे आप अच्छे से समझेंगे। इसकी सहायता, वीडियो की सहायता से आपको समझने में शायद आसानी हुई होगी। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा।